Dear audience, welcome to Wide Angle Zoom. I'm your host फराज सैयद. लास्ट टाइम हमने बात की एमकेएम के जो पैटर्न इंचार्ज थे नॉर्थ अमेरिका के इबादुर रहमान साहब, उनके साथ बात की. बहुत सारी बातों के उन्होंने जवाब दिए, काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री जवाब भी दिए. कुछ में आपका शायद अभी भी उबाम हो, फैसला क्योंकि आपने करना है, आप डिसाइड करेंगे. लेकिन क्योंकि बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं एमकेएम की, उसमें अभी भी समझ नहीं आता कि उनकी जो बहुत सारे इशूज़ उन पर क्या क्या पॉलिसी है. उसके बारे में आज एमकेएम की जो मुख्तलिफ फॉरेन पॉलिसी है, एमकेएम की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, एमकेएम की जो इशूज़ हैं, एक्सट्रीमिज्म का जो इशू, उस पर एमकेएम की पॉलिसी क्या है, और एमकेएम की जिन पार्टीज़ के साथ एक बड़े अरसे से मीडिया वॉर चल रही है, क्या एमकेएम आगे चल के उनके साथ हुकूमत बनाएगी, और अगर बनाएगी तो किसके साथ जो है ना उनको दोस्ती करना वो पसंद करेंगे, किसके साथ जो है ना हुकूमत बनाना पसंद करेंगे. इनके जो झगड़े चल रहे हैं तहरीक इंसाफ से भी हैं, एएनपी के साथ भी हैं, जमात इस्लामी के साथ भी हैं, और जो है ना पीएमएन के साथ में. लेकिन अक्सर लोगों ने मुझसे शो से पहले ये बात की कि ये बात ज़रूर पूछना कि क्या एमकेएम कभी इमरान खान साहब के साथ बैठने को तैयार होगी, क्योंकि हम यहाँ पर पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं, वाकई में मैंने ज़्यादातर लोगों से जो बात की है उनकी सोच यही है कि हाँ जी, इमरान खान साहब या एमकेएम जैसी पार्टी आके पाकिस्तान में तब्दीली ला सकती है, क्योंकि ये नए चेहरे हैं, इनको कभी पूरी तौर पर हुकूमत करने का मौका नहीं मिला. तो ये बात सब सवाल मेरा आपसे यही है कि सब में पहले मुझे ये बताएं कि क्या आपकी आगे चल के इमरान खान साहब के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ जो है ना कोई दोस्ती होती हुई, या कोई ऐसा कोई कोलिशन हुकूमत आपको अगर मौका मिले, या कोई ऐसा सेटअप है कि आप उनके साथ बैठ सकें, क्या आप बैठना पसंद करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आप हमसे चाह रहे हैं कि हम जाके इमरान खान साहब के साथ बैठ के और गवर्नमेंट बनाएं उनके साथ मिलके, और पाकिस्तान को चलाएं और उस तरह से चलाएं जिस तरह आवाम चाहती है. यही क्वेश्चन है आपका? बिल्कुल, मतलब इनके साथ आप हुकूमत बनाने को तैयार, इनके साथ अभी कोई दोस्ती का कोई क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अवाम ये चाहती है, खासकर पाकिस्तानी अमेरिकन. अगर इमरान खान को आपको इस वक्त हुकूमत बनानी है तो जाहिर है किसी अनडेमोक्रेटिक वे से ही बना सकते हैं. मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एट दिस पॉइंट. नहीं, अगले इलेक्शन की चले हम बात करते हैं. अगले इलेक्शन में क्या होगा? पॉलिटिकल जो है वो एक स्टेटस होना जरूरी है किसी भी शख्स का. और है कि इमरान खान साहब तो जब वो आए थे पॉलिटिक्स में, आने से पहले जब उन्होंने सोशल काम शुरू किया था, एमकेएम ने आगे बढ़ के उनकी मदद की थी. उनके हॉस्पिटल के सिलसिले में बाकायदा कराची में कैंपेन चला के फंडिंग की गई थी, और वो 90 तशरीफ भी लाए थे और शुक्रिया भी अदा किया था. तो एक हमारा एक अच्छा कॉर्डियल जो है वो माहौल मौजूद था. उनकी पॉलिटिक्स में आने के बाद भी एमकेएम ने उम्मीद का इजहार किया था कि एक शख्स जो कि फॉरेन एजुकेटेड है वो पॉलिटिक्स में आया है, शहरी इलाके से आया है, लाहौर से आया है, तो यकीनन सिंध के शहरी इलाकों से एमकेएम और पंजाब के इलाकों से इमरान खान अगर कोई पॉलिटिकल मूव बनाने में कामयाब होते हैं, फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अवाम की विल के मुताबिक पाकिस्तान के कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान को बनाने और चलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं ये सड़क जाके मिलेगी. देखिए, बहुत हमारी उम्मीद तो यानी कि सड़क मिल सकती है, क्योंकि एक और जो बात आपने कही कि पंजाब के से जो है ना एक इमरान खान जैसा लीडर, क्योंकि ये जो जितनी भी जो सर्वे हो रहे हैं उसमें ये बात सामने आ रही है कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर इमरान खान साहब खासे पॉपुलर हो गए और नवाज शरीफ साहब को उनसे खतरा है. मतलब ये बातें सर्वे के अंदर सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब अगली दफा लाहौर जीत सकते हैं. सर्वे को लेकर मैं आपसे ग्राउंड रियलिटी की बात करूंगा. अभी रीसेंट इलेक्शन जिसके अंदर इमरान खान साहब का जो कैंडिडेट नंबर 2 पर आया था, उसने जो वोट दिए तो वहाँ पे जिस कैंडिडेट को खड़ा किया गया था वो उसी क्लास से उस कैंडिडेट का ताल्लुक था जिस क्लास के खिलाफ इमरान खान को आवाज उठाते रहे हैं. बरादरी सिस्टम के अंदर से ही तो एक ही बरादरी के दो लोग एक दूसरे के मुकाबले में खड़े किए गए. तो देखिए, प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस के अंदर प्रिवेलिंग टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अगर चेंज लाने की बात की तो आप यकीन कीजिए कि चेंज नहीं ला पाएंगे, आप खुद चेंज हो जाएंगे. ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इमरान खान साहब के लिए मशवरा ये है कि वो अगर चेंज लाना चाहते हैं तो चेंज बड़ी तवील जद्दोजहद से आता है, ग्राउंड से शुरू होता है. इसको इसी तरह लेकर चले, पुराने लोगों को पुराने इस्तेमाल ना करें. लेकिन उनके साथ आपका सेटअप बन सकता है, मतलब ये बात अपनी जगह पे. अब आप ये इस बात का जवाब दे दें. आएगा अगर एक्सट्रीमिस्ट व्यू नहीं रखेगा, तालिबानाइजेशन की बात नहीं करेगा, अगर किसी तरह के डिस्गाइज का शिकार लोगों को नहीं करना चाहेगा, तो इमरान खान या कोई भी साहब उनके साथ एमकेएम जरूर. तो इसका मतलब ये आपने कहा जी कोई भी साहब हो,
अब मैं यहाँ पर बड़ा जो है ना बड़ी तेजी में इसको टच करूंगा कि आप कोई भी साहब से आपकी मुराद के क्या आया कि अगली दफा जो कहते हैं जी कि इस दफा पीपल्स पार्टी वाले जो है ना हुकूमत में खेल रहे हैं, अगली दफा जो है ना इनका डील हुई हुई है, अगली दफा जाके नवाज शरीफ साहब खेलेंगे, तो क्या आप नवाज शरीफ साहब के साथ बैठने को तैयार होंगे? नवाज शरीफ साहब के साथ हम 2 बार गवर्नमेंट में रह चुके हैं मुस्लिम लीग के साथ, 2 मरतबा पीपल्स पार्टी के साथ रह चुके हैं। और फिर जाहिर अभी आपने सवाल भी किया था और मैं चाहूंगा कि इस मौके पर इसका जवाब भी दूं कि अगर हम इन पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और बल्कि मैं कहूँगा 2 की हम बात करते हैं, यानी मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, जब यही हुकूमत में आ रहे हैं, अवाम इन्हीं को वोट देकर ला रहे हैं, तो पहले तो हमें अवाम की इनसे इख्तिलाफ है, इनकी पॉलिसीज से इख्तिलाफ है, तो अवाम की सोच तब्दील करना जरूरी है। अवाम इनको वोट ना दे, अगर अवाम इनको वोट देकर लाएंगे और एमक्यूएम बैलेंसिंग पावर बनती है मुल्क के अंदर, तो फिर एमक्यूएम इन्हीं के साथ तो करेगी भाई, इस बात इन्हीं के साथ कोalition बनाएगी कांग्रेस के साथ, ये बीजेपी के साथ। ठीक है, बिल्कुल सही, समझ यही पार्टीज हैं, ये अवेलेबल, बिल्कुल, यानी मेक सेंस के मुल्क में यही पार्टीज इन्हीं के साथ ही बातें हो सकती है। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब अगर तीसरी दफा आते हैं, आपका जो अगले सवाल का हिस्सा था कि अगर वो चाहे नवाज शरीफ हो, तो नवाज शरीफ साहब भी हों और अगर अगली दफा भी आते हैं और अपनी तमाम तरह पुरानी चीजें जिसको कहता हूँ कि खलीफतुल मुस्लिमीन बनने की जो ख्वाहिशात है उनको जरा दूर रखें, और अपने जो पाकिस्तान के ऐसे लोग जो पाकिस्तान की जड़ों में उतर रहे हैं और खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट खत्म करें, गलत लोगों के ऊपर बैंक ना करें, पाकिस्तान की प्रोग्रेस की बात करें, जो अपनी जाती समझिए, जवाब मिलिए आपका। इबादुर रहमान साहब, अब बड़ी तेजी में परवेज मुशर्रफ साहब के साथ आपका बड़ा अरसे से आपका जो है ना उनके साथ जो है ना आप उनके साथ बैठे रहे, बड़ी अच्छी दोस्ती आपकी रही, उनके साथ आप कोलिशन में मतलब रहे, उनके साथ आपने काम किया, नो डाउट के एमक्यूएम ने उनको नजर भी आया कि मुशर्रफ साहब को बड़ा सपोर्ट किया। मुशर्रफ साहब सदर नहीं है, लेकिन मुशर्रफ साहब ने अपनी एक पार्टी बना ली है। मेरी समझ में नहीं आता, मुशर्रफ साहब जब पार्टी लॉन्च करेंगे, कभी पाकिस्तान जाएंगे तो अपना शहर कौन सा चूज करेंगे? कराची में जो है एमक्यूएम है, लाहौर में जो है और पंजाब साइड पे जो है ना पीएमएलएन का जोर है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एमक्यूएम कभी मुशर्रफ साहब के साथ आइंदा बैठने को तैयार होगी, या मुशर्रफ साहब जब पाकिस्तान आएंगे तो आपका उनके मतलब क्या आप उनका इस्तकबाल करेंगे? क्या होगा मुशर्रफ साहब के साथ, क्या आप सेटअप बनेगा आपका? शॉर्ट आंसर ये है कि मुशर्रफ साहब एक पाकिस्तानी है, उनका राइट है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करें, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी बनाए, पाकिस्तान के इलेक्शंस में हिस्सा लें, और मुशर्रफ साहब जब भी आके करते हैं, अगर डेमोक्रेटिक वे में आते हैं तो एमक्यूएम उन्हें वेलकम करेगी, वो या जैसा मैंने कहा कि उनकी जगह कोई और भी हो तो उसको वेलकम करेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुशर्रफ साहब को सपोर्ट हमने नहीं किया था। मुशर्रफ साहब जब तक चीफ एग्जीक्यूटिव रहे उस वक्त तक एमक्यूएम ने उनकी हुकूमत को मानने से इनकार किया, उनके साथ नहीं खड़ी हुई, उनकी हुकूमत नहीं ज्वाइन की, हत्ता के उनके बल्दियाती इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया। वो बात सही है उसको, लेकिन आपने उनको एज ए सदर, जब वो वर्दी में थे तो उनको आपने एक्सेप्ट तो किया वर्दी में सदर को आपने? नहीं, आपको मैं थोड़ा सा याददाश्त आपकी तरफ से रिफ्रेश कर दूं, जो आज की जुडिशरी, आज जो हमारे चीफ जस्टिस साहबान और उनके में से कई जज बैठे हैं, उन्होंने उसको लेजिटिमाइज किया था। हम लोग इस पोजीशन में नहीं थे, उनको लेजिटिमाइज करते, उसको जायज करार दिया गया था। और उसके बाद जो मुस्लिम लीग काफ हुकूमत में आई है, हमारा काफ के साथ अलायंस हुआ। नहीं, आप काफ चलें, ठीक है, बड़ा शॉर्टली बात बता दें आप। सवाल जो है ना बड़ा मैं सिंपल करके देता हूँ, आइंदा के बाद या कोई डिक्टेटर आता है या कोई आर्मी रूलर आता है, माशाल्लाह लगता है, क्या एमक्यूएम और उसी तरह का सेटअप जिस तरह काफ लीग के साथ आपका बना, उसी तरह का सेटअप बनाता है वर्दी में रहते हुए आप क्या उसके साथ काम करना पसंद करेंगे? एमक्यूएम की अगली दफा हम कतई तौर पे उसके साथ नहीं आएंगे अनलेस कि उसको मुल्क का कानून लेजिटिमाइज कर दे। तो आर्मी डिक्टेटर के साथ एमक्यूएम कभी नहीं बैठेगी फ्यूचर के अंदर, कभी नजर नहीं आएगी? ना पहले बैठी है, ना आइंदा बैठेगी, नहीं बैठेगी। ठीक है इबाद साहब, मतलब ये बड़ा आपका मतलब सवाल आपने बड़ा तफसीली तौर पे दे दिया। सवाल मैं करना चाहूँगा कि आपकी बड़ी एक जो है ना वाज़े पॉलिसी है एक्सट्रीमिज़म के हवाले से। आप अल्ताफ़ हुसैन साहब ने सवात के ऑपरेशन की भी बहुत पहले जो है ना उसकी वार्निंग दी, सवात के जो डील थी उसकी वार्निंग दी, और सवात के ऑपरेशन को उन्होंने सपोर्ट भी किया, और बहुत सारी लाल मस्जिद और बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर आपकी जो पॉलिसी जो थी वो बड़ी वाज़े थी एक्सट्रीमिज़म के हवाले से। लेकिन देखने में ये आया कि एक्सट्रीमिज़म ख़त्म नहीं हो सका, एक्सट्रीमिज़म आज भी बाकी है। इसको किस तरह काउंटर किया जाए? कि एमक्यूएम की क्या पॉलिसी है कि बंदूक के जोर पे से काउंटर किया जाए, डायलॉग किया जाए वहाँ पे जो तालिबान हैं? किस तरह एमक्यूएम की क्या पॉलिसी इन चीज़ों के बारे में? देखिए, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एमक्यूएम कभी नहीं चाहेगी कि अपने अवाम पे, चाहे वो मिसगाइडेड क्यों ना हो, उनके खिलाफ बंदूक का बारूद का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि एमक्यूएम खुद ये चीज भुगत चुकी है और बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में
हमारे कारकुन जो है वो अपनी जाने दे चुके हैं। हम किसी सिचुएशन में भी इसको हम इंडोर्स नहीं करेंगे, ना किया है ना आइंदा करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट है उसको कर्व करने का, उसको रोकने का, तो हमेशा हमने कहा है कि ये टू वे स्ट्रीट है, इसको दो डिफरेंट एंगल से इसको जाके जो है वो रोकना पड़ेगा। एक तरफ तो ये कि लोगों की एजुकेशन, जो मेंटल एजुकेशन है वो होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है। और अगर ये चीजें आप नहीं करेंगे तो गरीब, पॉवर्टी, जहालत, ये सारी चीजें मिलके एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट करती हैं जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है। नहीं, ये तो आपकी पॉलिसी ये है कि जी एक इकोनॉमिक तरीके से काउंटर किया जाए, एजुकेट किया जाए उनको, और जो है ऑफ कोर्स किसी हद तक जो है ना जो बंदूक के जोर पे भी काउंटर करना पड़ेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, सिर्फ ये कह रहा हूँ, सिर्फ मिसाल के तौर पे आप जब बंदूक के जोर की बात की, अल्टीमेट उसका नतीजा क्या निकला कि आप ड्रोन अटैक्स तक पहुंच गए। ड्रोन अटैक्स को एमकेएम जो है उसके अगेंस्ट है। एमकेएम ने कहा है कि भाई ड्रोन अटैक्स के जरिए जो ऊपर से एक मिसाइल आता है जो आप 30,000 फुट की या 20,000 फुट की बुलंदी से फेंकते हैं, उसकी आंखें नहीं होती हैं, वो जाके जिस जगह पड़ता मासूम लोग है वहाँ जरूरी नहीं है कि आपका वांटेड एलिमेंट मौजूद हो सकता है कि वहाँ पे 150-200 मासूम लोग बैठे हों, ठीक है, और आप बेसिकली उन 200 खानदानों से झगड़ा मोल ले रहे हैं। ठीक है, समझिए, आप ये कह रहे हैं कि डायलॉग के जरिए किया जाए। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल पॉलिसी वाज़ है, लेकिन अब रोकना पड़ता, लेकिन वो टारगेटेड होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। सही है। अब ब्रेक का कहा जा रहा है, बस अब ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगा तो कराची में जो तालिबानाइजेशन का आप इतने अरसे से जोर दे रहे हैं इस बात के ऊपर, आप वार्न करते आ रहे हैं, अल्ताफ हुसैन साहब ने यानी कि बड़ी ओपनली जो है ना बहुत अरसे पहले वार्निंग दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कराची के अंदर जो है इससे लोग पकड़े गए, कराची के अंदर बड़े हाई वैल्यू जो है ना अलकायदा या तालिबान के जो लीडरान है वो पकड़े गए। बड़ी हैरत की बात है कि एक ऐसा मॉडर्न सिटी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर तालिबानाइजेशन बढ़ रही है। क्या वजह है उसकी? एमकेएम जो अब तक उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कर सकी? एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगा तो आपसे इस बात का जवाब लूंगा। डियर ऑडियंस, डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। How's your morning going so far? Great. What's good to watch on TV? Oh, it's time. Time for what? My morning show. डियर ऑडियंस, वेलकम टू वन एंगल ज़ूम वन मोर टाइम आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। सवाल यही था कि कराची के अंदर एक बड़ा मॉडर्न सिटी है, पाकिस्तान की शहरग है, पाकिस्तान का दिल माना जाता है कि जी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है कराची पे डिपेंड करती है। वहाँ पर अगर खुदा ना खासा तालिबान से अगर आ गए तो उसका क्या हाल होगा? एमकेएम इस बात को वार्न करती रही है। सवाल मैंने ब्रेक से पहले पूछ लिया था इबाद साहब से, इसका जवाब लेते हैं। इबाद साहब क्या कहना पसंद करेंगे कराची में तालिबानाइजेशन के हवाले से? जी, पहली तो मैं कहूँगा सबसे खुशाइन बात यह है कि कराची की तालिबानाइजेशन के हवाले से अब एक एडमिटेंस नजर आ रही है फाइनली 3 साल के बाद। 3 साल से एमकेएम कह रही है, अल्ताफ भाई कह रहे हैं, और इस बात को मजाक में उड़ाया जाता रहा, लेकिन फाइनली जब से पिछले 1-1.5 साल से काफी बड़े हाई वैल्यू टारगेट्स जो हैं वो कराची में हाइड हाउस में पटेल पाड़ा और सुरानकोट के इलाकों से और मंगोपीर के इलाकों से पकड़े गए, तो फिर ये बात जो है सिक्योरिटी एजेंसीज की भी समझ में आई कि ये बगैर किसी वजह के एमकेएम नहीं कह रही थी। एमकेएम आवाम से है और आवाम की तकलीफें और आवाम के दरमियान जो प्रॉब्लम है उनको समझती भी और देखती भी और उस पर आवाज भी उठाती है। नाउ अब उस पर किस हद तक काबू पाया गया है, मैं फिर कहूँगा कि एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री कराची में फिर भी रिलेटिवली सूरत हाल बेहतर है, लेकिन वी आर सिटिंग ऑन अ बॉम्बशेल। किसी वक्त भी ये चीज जो एक्सप्लोड हो सकती है अगर पूरी तरह से इस पे तवज्जो नहीं दी गई, और ये इन्फ्लक्स जो टेररिस्ट जो है हाँ, मुझे जो खतरे की बात कि कराची के अंदर जो अभी जो पुलिस की जो सीआईए सेंटर पे जो हमला हुआ, इतना बड़ा बारूद का ट्रक, यानी कि मुझे जो खौफ आता है कि इतना बड़ा सारा बारूद, रॉकेट लॉन्चर्स ये कराची के अंदर पाए जाते हैं। मतलब ये अगर फटने शुरू हो गए आप तो पूरा मतलब आप शहर की अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर से उड़ा सकते हैं। ये इसके ऊपर क्या एमकेएम, क्योंकि वही आप हुकूमत का तो सिंध में हुकूमत का हिस्सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आजकल आप एक बात बार बार सुन रहे हैं, डी वेपनाइजेशन ऑफ कराची सिटी। डी वेपनाइजेशन हम कहते हैं पूरे मुल्क की करो भी, लेकिन वो उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। डी वेपनाइजेशन आप क्यों कर रहे हैं? क्या कराची में असलाह बहुत है? कराची में असलाह तो नहीं बनता भाई। ये जो ट्रक में भर के जो बारूद आ रहा है, जो रॉकेट लॉन्चर्स आए हैं, या 500 किलोग्राम जो बारूद मौजूद था जो फटा है,
ये क्या कराची में वो तो आपकी बात सही है कि उसकी फैक्ट्रियां कराची के अंदर नहीं है, लेकिन कराची के अंदर ये आ तो रहा है, आप सिंध हुकूमत का हिस्सा है। मेरा यही सवाल है कि अगर ये खैबर एजेंसी से चल के कराची तक पहुंच रहा है 1300 मील, तो इस 1300 मील के दरमियान वो कौन से हाथ हैं जिनको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं आगे जाओ, नेक्स्ट वन। वो आपकी बात समझ में आई। अब और ये चीजें एमक्यूएम से बहुत बड़ी हैं, ये चीजें मैं समझता हूँ सिविल हुकूमत से भी बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की फौज को सोचना पड़ेगा कि ये कौन से हाथ हैं इसके पीछे और ये कौन कर रहा है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो कराची में जिस सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, देखिए मैं एक बहुत ही क्विकली आपको कहता चलूँ कि ANP का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव टर्म में नजर आया है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ANP जैसी जमात जो इसका नॉर्दर्न एरियाज के अंदर रोल डिफरेंट है, कार्बनाइजेशन के खिलाफ है, उनके कारकुनान की जाने जा रही हैं, उनके लीडरों पे हमले हो रहे हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं, लेकिन बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट जो है वो उनका कराची में, ठीक है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पंजाबी पख्तून इत्तेहाद नामी टेररिस्ट ग्रुप जो था वो मर्ज हो गया वक्त के साथ साथ लोकल ANP के अंदर, और अब लोकल ANP जो है वो बेस्ट हाइड आउट प्रोवाइड कर रही है इन तालिबान लीडर्स को जो कि नॉर्दर्न एरिया से कराची। ठीक है, सही ऑडियंस, ये एक बड़ा अहम है सिलसिला, ये इसको अक्सर मेरे ख्याल लोग इसको रियलाइज नहीं करते, समझते नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है MQM ने काफ़ी अरसे से शोर मचा रही है। MQM अल्ताफ हुसैन साहब बहुत अरसे से शोर जो है ना इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि कराची के अंदर अगर तालिबानाइजेशन या इस तरह का जो बारूद जो अभी नजर आया, अगर इस तरह के आ रहा है और कराची में पाया जाता है, अगर कराची को खुदा ना खासा कराची का इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची की बिल्डिंग या कराची के पोर्ट, इस पे कभी इस तरह के हमले हो जाते हैं तो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ सकता है। इसको मेरे ख्याल से एज ए नेशन जो है, जो भी पाकिस्तानी कराची से लेकर पेशावर तक बैठा हुआ है, उसको रियलाइज करना चाहिए कि इससे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ सकता है, हमें अफगानिस्तान नहीं बनना है। लेकिन बहरहाल अगले सवाल की तरफ जाते हैं। इबाद साहब, अभी हाल ही में आसिया बीबी का एक केस है जिसपे अभी उलमा हजरात जो है उन्होंने रैली निकालने का भी जो है ना ऐलान कर दिया है, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं कि हम रैली निकालेंगे अगर ब्लास्फेमी के लॉ में जरा सी भी जो है ना ऊंच नीच की गई, या शहरी रहमान साहबा ने जो बिल पेश किया है उसके खिलाफ वो रैली निकाल रहे हैं। MQM का क्या स्टैंड है इस तरह के आसिया बीबी को? क्या आप समझते हैं इस तरह के लॉ एग्जिस्ट करने चाहिए, ब्लास्फेमी के लॉ, या आसिया बीबी को वाकई फांसी लटका देना चाहिए? वो माफी भी मांग रही है, क्या कहेगी MQM इस बारे में? देखिए, एक तो माइनॉरिटीज के लिए MQM की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है शुरू दिन से, बल्कि इस सिलसिले में तो MQM पे इल्जाम लगते रहे कि ये कभी हिंदुओं की एजेंट हो जाती है, तो कभी अमेरिका की एजेंट हो जाती है, कभी कादियानियों की एजेंट हो जाती है, लेकिन MQM ने अपना प्रिंसिपल स्टैंड कभी नहीं छोड़ा कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट, सबसे पहले इंसान को इंसान समझा जाए, उसके बाद उसको इस तरह के लॉस के बारे में आपका क्या है? आसिया बीबी के बारे में क्या MQM का स्टैंड है, क्या किया जाए? आसिया बीबी के बारे में बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि आसिया बीबी के हवाले से जो ब्लास्फेमी लॉ जो इसको अप्लाई किया गया है, उस लॉ के अंदर हम दो तरह की देखते हैं, इस लॉ पे बात की जा सकती है, उस लॉ की एप्लीकेशन पे बात की जा सकती है जो अप्लाई किया गया है। मैं यहाँ पे पार्ट 2 की तरफ आऊंगा कि लॉ की एप्लीकेशन जो है वो उसके अंदर कई कमजोरियां मौजूद हैं, और मिस यूज ऑफ लॉ जो है वो एक बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन है। आपने उलमा दीन की तरफ तवज्जो दिलाई, उलमा का बेइंतहा MQM एहतराम भी करती है, उनकी अजमत का एतराफ भी करती है, लेकिन इसके साथ साथ हम उलमा में और रिलीजियस लीडर्स के अंदर थोड़ा सा फर्क सा रखते हैं। आलिम वो होता है जो अपने इल्म से अपनी एक बहस करके और एक रीजनिंग के साथ कोई पोजीशन क्लियर करता है, और जो आदमी बिलाशुबा बगैर किसी एजुकेशन के एक लम्हे के अंदर कत्ल का फतवा साबित करते हैं, वो आलिम कहाँ से होगा भाई? वो तो जिल्लात होगा। ठीक है, ऐसे उलमा से अल्लाह बचाए। उलमाए दीन जिनसे बैठ के बात की जा सकती है, उनसे मेरा ख्याल इस मसले का हल निकाला जाए। MQM सबसे ज्यादा बड़ा करीब बहुत ही क्लोजली जो कराची के अंदर उलमाए दीन है उनके साथ है रास्ते में, उनसे इस बात पे मशवरा भी कर रही है, परसुएड भी कर रही है, और इस कानून के अंदर जो खराबियां मौजूद है उस हवाले से और उसकी एप्लीकेशन तो आप इसके एप्लीकेशन के हवाले से आपका इस बारे में डाउट है कि जी इसको जो है ना सही अप्लाई नहीं किया जा रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन लॉ आप कह रहे हैं एग्जिस्ट होना चाहिए। ये कह रहा हूँ गुंजाइश ये मौजूद है कि ना आप वहाँ मौजूद थे ना मैं मौजूद था, हम में से कोई भी मुसलमान अपने नबी पाक की कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकती या उसके एहतराम में कमियों बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल, लेकिन इसका एक प्रोसेस, एक प्रॉपर तरीका मौजूद होना चाहिए, वरना जनरल का कानून। तो आप ये कह रहे हैं, अच्छा नहीं, मैं बड़ा सिंपल स्ट्रेट जवाब दे दें कि हाँ या ना में, नहीं मुझे आप इसका अगर कोशिश करें हाँ या ना में, इस तरह के लॉज एग्जिस्ट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसके बारे में आप क्या कि फांसी की सजा है, अगर उस पर प्रूव हो गया, फर्स्ट उस पर तो प्रूव हो चुका है, उसने माना भी, माफी भी मांग रही है वो, अगर प्रूव हो जाए तो क्या इस तरह के लॉज होने चाहिए? देखिए, लॉज आप जिस तरह के बना लीजिए, इस पर बड़ा आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही वाइड एंगल है, जो कि आपका टीडी वाइड एंगल जूम है, तो मैं कहूँगा इसको थोड़ा सा जो है जरा क्लोजली जूम करें इसको, और ये समझें कि ये इसका सिर्फ जवाब हाँ या देना नाम देना मुमकिन नहीं है कि आप कह दें कि ये लॉ होना चाहिए, लॉ नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि इसका लॉ नहीं होना चाहिए तो फिर ये हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत किसी भी
मजहब के किसी भी नबी की, किसी भी इसकी कोई बेइज्जती कर दे खुदा न खास्ता, तो क्या उसको कुछ नहीं कहा जाएगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच में ले आएंगे? क्या एक इस्लामिक माशरे में ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उसकी बेहतरी तलाश की जा सकती है, उसके अंदर एक बाहमी रजामंदी और बाहमी एहतराम का रिश्ता पैदा किया जा सकता है। और क्या कहना चाहिए कि हम अपने जो हमारे नबी उनका एहतराम करो और हम तुम्हारे लीडरों का या तमाम, हाँ, तो रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो है तुम किसी के झूठे खुदा को बुरा नहीं कहो, कहीं मैं तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा ना कह दे, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है, आपका इसको स्टैंड समझ में आ गया, आप कह रहे हैं कि इसको लॉ को रिव्यू करने की जरूरत है, सॉफ्टन अप होना चाहिए कुछ, उसके अंदर बहुत खामियां हैं, बहुत कमजोरियां हैं उसके अंदर, और हो सकता है बुनियादी तब्दीलियां करना पड़े। ठीक है, मतलब आपका जो है कि इसको जो है रिव्यू करना चाहिए इस लॉ को। ठीक है, बात इसमें और इसमें मजहबी स्कॉलर भी नहीं, बड़ी क्विकली बहुत क्विकली आपका जो है इस बात के ऊपर राय लेनी है कि आपके ऊपर अक्सर इल्जाम लगता है इंडिया के हवाले से कि आपका बड़ा सॉफ्ट स्टैंड है इंडिया के बारे में, कश्मीर के बारे में आपका बड़ा सॉफ्ट स्टैंड है। अल्ताफ हुसैन साहब की जो तकरीर है जो उन्होंने इंडिया में की उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है, आपको के ऊपर अक्सर और बेशतर मुझे लोगों ने इल्जाम लगाते नजर आते हैं कि जी इंडिया के बारे में आपका स्टैंड बड़ा ही सॉफ्ट है, कश्मीर के बारे में आपको स्टैंड, क्या स्टैंड है कश्मीर का? एमकेएम हुकूमत में आती है, कश्मीर पे क्या स्टैंड होगा? पिछले 62 साल में ये लॉलीपॉप खिला खिला के हिंदुस्तान को गाली दो, क्रश इंडिया, तो तुम बड़े अच्छे पाकिस्तानी बन गए। अहमकाना बातें हैं ये, पढ़े लिखे लोगों को इससे बाहर आना चाहिए। अपने पड़ोसी के साथ जंग करके कितने दिन जी लोगे? तरक्की का सारा अमल रुक जाता है, आपकी सिर्फ गालियां चल रही होती है, पड़ोसी आपका तरक्की कर रहा होता है। वो दुनिया में कहां से कहां पहुंच गए, हम क्रश इंडिया के नारे लगा लगा के अपनी बसें और अपने बैंक चला रहे हैं। ये अहमकाना बातें, जहालत की बातें से बाहर निकले। इंडिया की दुश्मनी अगर है तो उससे आइए इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पॉलिटिकल उससे बहस करें, उससे जंगे करने से मसला हल नहीं होगा। आप 3 जंगे करके अपना आधा अमल करवा चुके हैं और आप शायद चौथी जंग में खुदा न करे अगर हुई, इंडिया तो शायद बर्दाश्त कर ले, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कश्मीर पे एमकेएम 2 एटॉमिक पावर्स के दरमियान अगर किसी किस्म का ये क्रॉस एटॉमिक एक्सप्लोजन होते हैं तो आप दुनिया को क्या तोहफा देना चाह रहे हैं? कौन लोग हैं जो हम लोग इन रास्तों में डाल रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल सही समझ गया मैं, मुझे शो बिल्कुल अब जो है ना रैप अप करने की तरफ मैं जा रहा हूँ, लेकिन कश्मीर के ऊपर आपका जो स्टैंड है वो वही है जो कि अब तक पाकिस्तानी जितनी भी हुकूमतें आई उनका स्टैंड रहा है, कश्मीर पे कोई नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर? नहीं भाई, ऐसा कोई ये जितनी हुकूमतें आई हैं जिन्होंने ये बातें की नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर, सबके साथ उससे हट रहे हैं, सबके साथ बात कर रहे हैं बैठ के कश्मीर को, कश्मीर के लोगों को, वहाँ के अवाम की से जो है वो सुनी जाए। और अगर वहाँ के अवाम ये कहते हैं उनको आजादी चाहिए तो दुनिया का कानून इसकी परमिशन देता है और एमक्यू उनके साथ खड़ी भी है। ठीक है, पॉलिसी कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, हिंदुस्तान के उनकी शहर है, इन बातों से बाहर निकले, वहाँ के इंसानों की अपनी भी कोई सोच है उसको भी सुने। ठीक है, तो मतलब ये आपका जो स्टैंड यही है कि एमक्यूएम जंग सोल्यूशन नहीं है, कश्मीर के रहने वालों का हक है, एमक्यूएम उनके साथ खड़ी हुई, उनकी विल के साथ खड़ी हुई और हम उनकी असेंबली में हम कश्मीर में मौजूद हैं। ऑडियंस बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हुब्बे वतन होना या पाकिस्तान का पेट्रियाटिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया के दुश्मन बन जाए या इंडिया खत्म करोगे नारे या इंडिया को से जंग करने के नारे आप लगाएं। पाकिस्तान के हुब्बे वतन होने की मकसद ये नहीं है। यहाँ पे सवाल ऐड करूंगा कि आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड हो रहा है, आपकी जो है वो प्रोडक्ट जाती है दुबई, वहां से स्टैंपें लगती हैं उस पर, वो इंडिया चली जाती है, इंडिया से निकलती है दुबई आती है, स्टैंप्स लगती हैं पाकिस्तान आ जाती है। ये डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं करते भाई? ये वैल्यू एडेड क्यों कर रहे हैं? 1 रुपए की चीज 3 रुपए की करके क्यों बेच रहे हैं? दोस्ती करें, ट्रेड करें आपस के अंदर, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएं, एक दूसरे की एजुकेशन से फायदा उठाएं। और रीजनल कंट्रीज जो है सारी दुनिया में, शार्क हमारी इतनी कमजोर है, आप नाफ्टा को देखिए कितनी मजबूत है, यूरोपियन यूनियन देखिए कितनी मजबूत है, इवन अफ्रीकन यूनियन को देखिए। एक मुझे बड़ी क्विकली को जो है ना इस पर भी टच करना है, बलूचिस्तान के इशू पे क्या आपका स्टैंड है? वहाँ पर जो है क्या जो इंसर्जेंसी हो रही है उसमें कहते हैं जी इंडिया इन्वॉल्व है, अभी शाहजहान बुट्टी को कुछ दिन पहले जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, वहाँ पर एक इंसर्जेंसी जो है ना जारी है, लगातार जारी है, मतलब बड़ा अफसोस होता है कि वहाँ पाकिस्तान का तराना भी नहीं बज रहा है। एमक्यूएम क्या स्टैंड है, क्या मसला है, किस तरह से इसको जो है ना हल किया जाए? मतलब बड़ी शॉर्ट अगर आप मुझे कहना। देखिए, पहली बात यह है कि जो गलतियां बांग्लादेश के वक्त में हमने की हैं वो हमें बलूचिस्तान में नहीं करनी चाहिए। अगर बलूचिस्तान में हुकूक ना दिए गए और अवाम को ना दिए गए, उनके चंद सरदारों की बात मैं नहीं कर रहा, मैं उनके अवाम की बात कर रहा हूँ। और अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन चूंकि कम है, अगर आप वहाँ की किसी जालिम सरदार को, किसी तजालिम कबायली सरदार को, उसके खिलाफ आप कोई बात करते हैं तो उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ से मैनेवर करके अवाम के खिलाफ, बलोचों के खिलाफ कर दिया जाता है। जहाँ सिचुएशन ये हो वहाँ आपको बहुत ठूक ठूक के कदम उठाने पड़ते हैं। पब्लिक को एजुकेट कीजिए, डायरेक्ट एक्सेस अवाम तक पहुँचाइए, अवाम तक
फलाह के मंसूबे पहुंचाइए, वहां पे एम्प्लॉयमेंट पहुंचाइए, मुल्क की फौज में उनका एक हिस्सा रखिए, मुल्क की फौज में लेकर आइए, मुल्क के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में बलूच आवाम नजर आने चाहिए। उनके सबसे ज्यादा मादनी वसाइल से माला माल एक सूबा है, तो क्यों एम्प्लॉयमेंट क्रिएट है वहाँ पे, क्यों तो हमने वो उसका तो मुशर्रफ साहब ने भी बड़ी कोशिश की ना, वो नहीं, अब तो वहाँ पर एक इंसर्जेंसी के इंडिपेंडेंस की मूवमेंट वहाँ स्टार्ट हो गई। BLA जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, वो अब इस बात पे राजी नहीं है, उनको तो अलग मुल्क चाहिए। क्या आप अगर हुकूमत में आते हैं, आपके सामने उनको मजीद कॉर्नर किया जाए, बंदूक के जरिए से उन पे ऑपरेशन किया जाए? जिस वक्त मुफ्ती साहब का वाकया हुआ था उस वक्त भी एमक्यूएम ने ऑफर किया था कि रिहत फाइल कराने के लिए, बैठ के बात करने के लिए एमक्यूएम अपना वक्त भेज रही थी, डॉक्टर फारूक सत्तार जा रहे थे, लेकिन मुफ्ती साहब ने फॉर सम रीजन उस वक्त को रोक दिया कि अभी आपकी जरूरत नहीं है। उसके कुछ ही दिन के बाद ये वाकयात होना शुरू हो गए। अब आज भी जब शाहजहान मुफ्ती गिरफ्तार हुए हैं तो एमक्यूएम ने यही कहा कि इसको देखे बगैर कि जी मसले के साथ थे या नहीं थे, इतने असला लेके लोग वहाँ घूम रहे हैं। अगर आपको इतना ही ऑपरेशन करना है तो इस पूरे एक सिस्टम के तहत पूरे मुल्क में नॉर्दर्न एरियाज में जगह कीजिए। शाहजहान मुफ्ती को पकड़ के ऐसे मौके पे वहाँ के अवाम को क्या मैसेज? ठीक है, सही, आपने गलत वक्त पे पकड़ा है, बिल्कुल आपने गलत वक्त पे पकड़ा है। आखिर में बिल्कुल मुझे एक साहब ने कहा था जी, ये सवाल जरूर होना चाहिए एमक्यूएम के साथ कि इस तरह के जो नारे जो कराची की सड़कों पे एक ज़माने में, अब तो खैर नज़र नहीं आते, लिखे होते थे जो कायद का गद्दार है और मौत का हकदार है, कहते हैं कि जी एक माफिया का सिस्टम जो है ना बना के रखा हुआ था, अब शायद वो थोड़ा सॉफ्टन अप हो गया है। क्या कहना पसंद करें आप इस तरह के नारों को कंडेम करते हैं कि जो कायद का गद्दार है, मौत का हकदार है? उस वक्त का कारकुन हूँ जिसको कहते हैं कि स्कूल के जमाने से इनके लिए काम करना शुरू किया था TMSO के वक्त से, और शायद ही कोई डिपार्टमेंट ऐसा रह गया जिसमें मुझे काम करने का मौका ना मिला हो। ना आज तक मैंने ऐसा कोई नारा लिखा, ना लिखवाया, ना मुझसे मेरे किसी जिम्मेदार ने कभी कहा कि ऐसा कोई नारा लिखो, बल्कि हाँ ये डिस्कशन जरूर है कि कहाँ से आ रही चीजें, कौन लगा रहा है ये बैनर, उतरवाने के कामों में हम जरूर थे। तो जिन लोगों ने नारे लगवाए थे उनके इंटेंशन सामने आ गई थी, उनको एक माहौल क्रिएट करना था एमक्यूएम के खिलाफ आर्मी ऑपरेशन करने का। उसके लिए कई जवाब तलाश किए गए थे। कोई एमक्यूएम की वो जो बोरीबंद लाशों का जो सिलसिला था वो काफी हद तक बन एक जमाने वो बोरीबंद लाशें, एमक्यूएम का मैंने हमेशा ये देखा कि एमक्यूएम का उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। एमक्यूएम ने मना भी किया कि जी बोरीबंद लाशें, लेकिन जो इल्जाम यही लगते रहे आपके ऊपर, आज भी ये इल्जाम लग रहे होते हैं। देखिए भाई, हथौड़े मार के लाशें जो गिराई जाए पंजाब के अंदर, उसमें भी होता है डाकुओं को कोई ग्रोह है, ठीक है, धमाके बम के धमाके बड़े बड़े हो जाए, 200 300 लोग मर जाए और कहा जाता है कि कोई एक दहशतगर्द आ गया। लेकिन कराची के अंदर बोरी बंद लाशें इतने ऑर्गेनाइज कि मतलब मार मार के तो बोरी में भी रख रहे हैं इज्जत के साथ, और बोरी बंद करके रखी भी जा रही है। ये कौन लोग है भाई, बड़ा वक्त और बड़ी फुर्सत है उनके पास, एक बाकायदा यानी मतलब आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज किसकी ख्वाहिश थी, नहीं हो सकती ना, इतनी फुर्सत है। ठीक है एवा साहब, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे शो में शामिल रहे। कुर्सी खाली रही, हमारा आपसे शिकवा है, गिला है कि अगली दफ़ा आपने जो है एफर्ट करके जब आप सिलिकॉन वैली या सैन फ्रांसिस्को बे एरिया आएंगे, कुर्सी आपके लिए खाली है, हमारा शो आपके लिए हाजिर है। डियर ऑडियंस, अक्सर जो सवाल किया जाता है एमक्यूएम के बारे में, उसके उन्होंने काफ़ी जवाब दिए। पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं उनमें से अक्सर लोग आगे मुझे इस तरह के जो सवाल करते हैं, और अक्सर हम लोग डिस्कस भी करते हैं एमक्यूएम एक माफिया है या वो बोरीबंद लाशें या इस तरह के नारे, लेकिन इबाद भाई ने उसको जवाब दिया एमक्यूएम की अब तक कोई ऐसी चीज़ें प्रूव नहीं हो सकी, इतने अरसे मुकदमे चले, प्रूव नहीं हो सके। एमक्यूएम कम अज़ कम चेंज की बात करती है, मिडिल क्लास जो पॉलिटिक्स है या जो वो लोग जो कि मिडिल क्लास से निकल के आए, जागीरदारी सिस्टम के खिलाफ बात करती है। एमक्यूएम में जितने भी लीडर्स हैं उनके अंदर जागीरदार मौजूद नहीं है, आम मिडिल क्लास के लोग, पढ़े लिखे, उनको जो है पार्लियामेंट तक भेज रही है वो एमक्यूएम। अगले हफ्ते देखना ना भूलिएगा वाइड एंगल ज़ूम विद फराज सैयद। थैंक यू वेरी मच।